हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही मोटो है टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर एंड टू रिमूव दिस फियर वी डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड इन दिस सीक्वेंस ऑफ हार्ड वर्क राइट नाउ वी आर सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। हमारा आज का टॉपिक है पार्लियामेंट। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सीरीज। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है with reference to quorum of the house consider the following statements। तो quorum is 1/10 of the total number of members of house excluding the presiding officer। दोस्तों, quorum होता है 1/10, लेकिन इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है यानी स्पीकर या फिर चेयरपर्सन वो इंक्लूड होते हैं, ना कि उनको हटा करके नहीं, उनको इंक्लूड करके 1/10 जोड़ा जाता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा देखिए, अगर कोरम नहीं हो, कोरम पूरी नहीं हो, ठीक है, देन प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस कैन डिसाइड टू एडजर्न और सस्पेंड द मीटिंग। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों, कि अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाता है। एंड देयर आर मेनी वेज टू कैंसिल दैट मीटिंग। ठीक है, या तो सिटिंग को ही सस्पेंड कर दी जाए, ठीक है, सस्पेंड कर दी जाए 1-2 घंटे के लिए या जैसे भी, या फिर एडजर्न कर दिया जाए। ठीक है, हम लोग आगे चल करके इसमें सस्पेंड, एडजर्न और प्रोरोग, इन सब के बीच में डिफरेंस को समझ लेंगे। बट ठीक है दूसरा स्टेटमेंट आपका सही, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। दोस्तों, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होते हैं टोटल 24। हर डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ में 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि 21 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रेजेंटली 24 स्टैंडिंग कमिटीज़ आर इन एग्जिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इच स्टैंडिंग कमिटी कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स, 10 फ्रॉम लोकसभा। 10 फ्रॉम लोकसभा नहीं दोस्तों, 10 फ्रॉम राज्यसभा एंड 21 फ्रॉम लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा देखिए, ए मिनिस्टर कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी स्टैंडिंग कमिटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दोस्तों। जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है उसमें मिनिस्टर्स उसके मेंबर नहीं हो सकते हैं। फिर देखिए, द टेन्योर ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी इज 5 ईयर्स। ये आपका गलत है। हर स्टैंडिंग कमिटी का टेन्योर जो होता है वो होता है 1 ईयर। जिस डेट से वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखिएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, ऐसा नहीं, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सबसे पहले डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज को सेटअप किया गया था 1993 में, और उस टाइम 17 DRS सीट्स थे। ठीक है, 2004 में 7 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज और जोड़ दिया गया और फिर नंबर हो गया 24। आइए दोस्तों, क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। द आउट गोइंग स्पीकर ऑफ द हाउस एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम। ठीक है, जो प्रोटेम स्पीकर होता है दोस्तों, उसको ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं स्वयं प्रेसिडेंट ही उसको ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं। फिर देखिए, द लेम डक सेशन इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रोटेम स्पीकर। देखिए, लेम डक सेशन होता कौन सा है? जब इलेक्शन से पहले वाला, जो इलेक्शन से के देखिए, ये लास्ट आपका लोकसभा सेशन होता है। ठीक है, लास्ट सेशन होता है एग्जिस्टिंग लोकसभा का, जब न्यू लोकसभा चुनी जा चुकी है। देखिए, एक ही लोकसभा चलते आ रही है और ये एक लोकसभा चुनी जा चुकी है। इस लोकसभा में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, उनको बोला जाता है लेम डक। ठीक है, मतलब वो लोग ऐसे बेवकूफ़ मुर्गे हैं ठीक है, उनको बस काटा जाना बाकी है, कि मतलब उनको वहाँ से बस निकाला जाना बाकी है। ठीक है, तो और नई लोकसभा चुनकर आ चुकी है। तो ये जो लेम डक सेशन है, इसको प्रिसाइड करते हैं पहले वाले स्पीकर ही, क्योंकि पहले वाले स्पीकर जो है अभी तक इस्तीफा नहीं दिए, मतलब उनका ऑफिस खत्म नहीं हुआ है। पहले वाले स्पीकर लेम डक सेशन को प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं। प्रोटेम स्पीकर जनरली जो हाई सीनियर मोस्ट पर्सन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसको चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर फिर क्या करता है?
बहुत सारे लोगों को ये ओथ वगैरह दिलाने का काम कराता है, और फिर स्पीकर का चयन करने का प्रोसेस तक वो प्रिसाइड करता है। स्पीकर जब चयन हो जाता है तो फिर प्रोटेम स्पीकर का ऑफिस जो है वो सीज हो जाती है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। तो लेम डक सेशन इज प्रेसाइडेड बाई प्रोटेम स्पीकर, नहीं, लेम डक सेशन इज प्रेसाइडेड ओवर बाई प्रेसिडेंट ऑफ द लास्ट लोकसभा। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, द प्रोटेम स्पीकर शुड बी द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, दे आर बाई कन्वेंशन। कन्वेंशन ऐसा है कि वो लोग हो सकते हैं, कई बार जो है इसमें चेंजेस भी किया जा सकता है। ठीक है, तो शुड भी ऐसा कहना गलत है, दे आर जनरली ऐसे कहा जाता तो फिर ये सही हो जाता। ठीक है, फिर देखिए, द प्रोटेम स्पीकर होल्ड्स द ऑफिस अंटिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। बिल्कुल सही बात है, इसका काम ही यही होता है कि जब तक नया स्पीकर ना चुन लिया जाए तब तक वो प्रिसाइड करते हैं। ओथ वगैरह दिलाने के लिए मेनली उनको चयन किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 4 ओनली। आई क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द कंडीशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। एकदम यहाँ पर आपको ना कंसस रहना। एक है आर्टिकल 102, आर्टिकल 102 में एक तो आर्टिकल क्लॉज 1 है और क्लॉज 2 है। क्लॉज 2 सीधे बात कर देता है एंटी डिफेक्शन एक्ट, यानी 10th शेड्यूल, यानी किसी को भी 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और जो क्लॉज नंबर 1 है इसमें टोटल 4 या 5 डिस्क्वालिफिकेशन के क्लॉजेज हैं। ठीक है, जैसे कोई सिटीजन नहीं रहा है या, ठीक है, तो ये सारे अब यहाँ पर, और एक है, और इसी में एक प्रोविजन है कि और बाय एनी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, यानी किसी लॉ के पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और इसी के लिए फिर एक लॉ बनाई है पार्लियामेंट ने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो अब आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोविजन जो है ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और कौन सा प्रोविजन जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मेंशन्ड है, और कौन सा प्रोविजन फिर आपका एंटी डिफेक्शन के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन करता है। ठीक है, तो और ये सब आपको थोड़ा क्लैरिटी यहाँ पर रखना होगा। तो एनीवे देखिए, if he she is disqualified for being elected as a member of parliament if he gets disqualified under any law made by the parliament। तो ये बात आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, और इसीलिए तो फिर ये लॉ बनाया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में नहीं है। फिर देखिए, if he she is disqualified for being elected as a member of parliament, he she is an undischarged insolvent। ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 में ही मेंशन्ड है। तो अगेन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आरपीए। तीसरा देखिए, ही सी इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज एमपी इफ ही फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंस विद इन टाइम। तो ये दोस्तों आरपीए में मेंशन्ड है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये मेंशन्ड है। ठीक है, फिर देखिए, ही सी इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज एमपी इफ कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनविटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। तो करप्शन, प्रमोटिंग एनविटी, या अकाउंट का अपना एक्सपेंस नहीं बताना। ठीक है, ये सारा आरपीए में मेंशन्ड है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ हो गया अकॉर्डिंग टू आरपीए, डिस्क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आरपीए। और 1 और 2 भी डिस्क्वालिफिकेशन का ही क्लॉज है दोस्तों, बट दे आर डिस्क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आइए फोर्थ का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 3 एंड 4 ओनली। ये डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइटेरिया है। फिर देखिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइटेरिया है। फेलिंग टू लॉज एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन, ये आरपीए का क्राइटेरिया है। ठीक है, फिर देखिए, ब्राइबरी या फिर आपका प्रोमोटिंग एनमिटी, ये सब आरपीए का मामला है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। आई क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ हाउस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, जो ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ हाउस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो आपका रूल्स ऑफ हाउस में मेंशन है। आप जो भी टर्म्स हैं जैसे आप लिख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ हाउस, फिर नो वेयर। ठीक है, और जो भी टर्म्स हैं उसको यहाँ पर लिखते जाइएगा। जैसे विप है, विप
वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही रूल ऑफ हाउस में मेंशन है, वो सिर्फ वो कहीं भी मेंशन नहीं है, ये बस कन्वेंशन है। ठीक है, तो इस तरह से करके जितने भी टर्म्स है ना, इसका एक हार्डली 1 पेज का नोट्स बनेगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जैसे कि आपका है क्वेश्चन आवर, तो क्वेश्चन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, क्वेश्चन आवर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये आपका रूल ऑफ हाउस पे मेंशन है क्वेश्चन आवर। लेकिन जो जीरो आवर है, जीरो आवर ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही रूल ऑफ हाउस में मेंशन है, ये सीधा मेंशन है आपका, ये कहीं भी मेंशन नहीं, ये इंडिया का एक इनोवेशन है, तो ये नो वेयर मेंशन है जीरो आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ये आपको कर लेना चाहिए। तो देखिए, द ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ हाउस इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, गलत बात है, ये रूल ऑफ हाउस में मेंशनड है। फिर देखिए, ऑफिस ऑफ विप इज मेंशनड इन द रूल ऑफ हाउस, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, फिर एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज इट्स ओन विप इन द पार्लियामेंट, ये सही बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए एक अपना विप चयन करती है। ठीक है, और ये बाई कन्वेंशन है, विप का चयन जो है बाई कन्वेंशन होता है, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन द रूल ऑफ हाउस। फिर देखिए, द ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इज मेंशनड इन द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसको पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट में इसका मेंशन किया गया है, बहुत सारे लॉज में है। अब जैसे देखिए, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चयन कैसे होगा, तो 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, इसके लिए एक एक्ट आया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स समथिंग एंड समथिंग एक्ट, तो उसमें जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन के लिए 3 लोग होंगे, आपका एक पीएम होंगे, एक आपके एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम, ठीक है, नॉमिनी ऑफ पीएम, और एक होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, तो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है, ये बहुत सारे स्टैट्यूट्स में मेंशन्ड है। ठीक है, और इसकी शुरुआत होती है लगभग 1977 से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। तो यस, फोर्थ इज राइट, तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो गया, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। With reference to the Speaker of Lok Sabha, consider the following statements. To fill the vacancy of the Speaker, the election date is fixed by the लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, देखिए, स्पीकर का जो इलेक्शन होता है उसका जो डेट है वो सीधा प्रेसिडेंट से यूज करते हैं, प्रेसिडेंट, ये स्पीकर का इलेक्शन का डेट इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। फिर देखिए, रेजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस, ये बिल्कुल सही बात है। अगर स्पीकर को रिमूव करना है, ठीक है, तो पहले तो 50 लोगों का साइन लेकर के आओ, और 14 डेज के एडवांस नोटिस के बाद ही ये प्रोसीजर रिजोल्यूशन स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, फिर देखिए, ही सी कैन ज्वाइन द सिटिंग व्हेन अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन, बिल्कुल, जो स्पीकर है वो एक नॉर्मल एमपी की तरह जो है वो बैठ सकता है, बट ही कैन नॉट प्रेसाइड, ही कैन नॉट प्रेसाइड, थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। फिर देखिए, द स्पीकर जनरली वेकेट्स हिज ऑफिस इमीडिएटली आफ्टर द लोकसभा गेट्स डिजॉल्व, ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऐसा होता तो जो लेम डक सेशन होता है, लेम डक सेशन यानी लास्ट लोकसभा व्हेन न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड, ठीक है, मतलब लास्ट लोकसभा का ये लास्ट सेशन होता है व्हेन न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड, तो लेम डक सेशन को प्रेसाइड कौन करते हैं, यही स्पीकर प्रेसाइड करते हैं। ठीक है, फिर आगे वाले जितने भी काम होते हैं वो सारे प्रोटेम स्पीकर कराते हैं, और फिर प्रोटेम स्पीकर की ऑफिस तब सीज हो जाती है जब न्यू स्पीकर ऑफ न्यू लोकसभा इज चोजन। ठीक है, तो एनीवेज, तो सिक्स्थ का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 ओनली। आई क्वेश्चन 7 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो लोकसभा के स्पीकर के रिमूवल के रिस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट्स हम लोग को देखना है। द मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड ओनली व्हेन 50 मेंबर्स सपोर्टेड, तो ये मैंने आपको पहले बताया कि 14 दिन का नोटिस और 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। ही सी कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय ए रिजोल्यूशन पास बाय द लोकसभा बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है दोस्तों, देखिए, एक होता है कि सिंपल मेजोरिटी यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने लोग हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%, ये हो गया सिंपल मेजोरिटी, 50% से थोड़ा ज़्यादा, ये हो गया सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी होती है कि देखिए, मान लीजिए कि टोटल 545 सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 45 सीट्स वैकेंट हैं, तो 45 सीट्स वैकेंट है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो बचे 500 लोगों का
50%, यानी 250 सीट्स से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसको बोलेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी। यानी 50% मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस एक्सेप्ट द वैकेंसीज, वैकेंसीज को हटा करके जितना भी हो गया उसका 50% हो गया आपका इफेक्टिव मेजोरिटी। मेरी बात समझ गया? तो हो गया। और सिंपल मेजोरिटी क्या होता है कि सिंपल जितने भी प्रेजेंट, मतलब 500 लोग हैं भले आपके एमपीज, लेकिन 100 ही लोग प्रेजेंट है लोकसभा में, ठीक है, तो बस 50 लोगों से क्या हो जाएगा, मतलब 51 लोग भी अगर वोट करते हैं तो वो हो जाएगी सिंपल मेजोरिटी, बट वो इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो जो ये है आपके लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए वी नीड इफेक्टिव मेजोरिटी, नॉट सिंपल मेजोरिटी। फिर देखिए ही सी डज नॉट हैव द राइट टू स्पीक इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द, नहीं दोस्तों, उनको बोलने का अधिकार है, वो बस प्रेसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, मतलब सारे जो एमपीज होते हैं वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोट करते हैं ना, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं। कास्टिंग वोट वो नहीं दे सकते हैं, यानी सेकेंड इंस्टेंस में वो वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, बाकी बोल सब कुछ सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। सेवंथ का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 8 देखते हैं। With reference to the panel of chairpersons of Lok Sabha, consider the following statements. Under the rules of Lok Sabha, the speaker nominates a panel of chairpersons of not more than 10 members. ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो चेयर करने के लिए कौन कौन होते हैं, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के अलावा जो है ये जो स्पीकर है, ठीक है, वो 10 लोगों को नॉमिनेट करता है, ठीक है, उनको बोला जाता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 10 लोगों को, कोई जरूरी नहीं कि पूरे 10 करने ही, 3 ही लोगों को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो वो लोग तब मतलब प्रिसाइड कर सकते हैं जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट हो, लेकिन अगर इनकी सीट वैकेंट रहेगी, देखिए एब्सेंट हो गए तब ये लोग प्रिसाइड करेंगे, लेकिन अगर वैकेंसी रहेगी, अगर वैकेंसी रहती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऑफिस में, तब ये लोग प्रिसाइड नहीं करेंगे, तब वो प्रिसाइड करेगा जिसको भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर दे उस काम के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नुआंसेस है दोस्तों हमारे प्रोसीजर में। एनीवेज, तो अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा द स्पीकर नॉमिनेट्स अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ नॉट मोर देन 10 मेंबर्स, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द हेड ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन, देखिए इस पैनल ऑफ चेयरपर्सन में कोई भी हेड नहीं होता है, सब लोग बराबर हैं, तो कोई हेड वैसा कोई सीन ही नहीं है। फिर देखिए, द मेंबर्स ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स कैन नॉट प्रेसाइड ओवर द हाउस इफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इज वैकेंट। देखिए मैंने क्या बोला, वैकेंट है तो ये लोग प्रेसाइड नहीं करेंगे, अगर वो लोग एब्सेंट है तब ये लोग प्रेसाइड करेंगे, मतलब उनके ऑफिस में तो है प्रेजेंट, स्पीकर के नाम पे कोई स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर के नाम पे कोई डिप्टी स्पीकर है, बट वो लोग आज नहीं आए हैं, ठीक है, तो ये लोग प्रेसाइड कर सकते हैं, बट स्पीकर की ऑफिस ही खाली है, डिप्टी स्पीकर की ऑफिस ही खाली, तो फिर ये लोग प्रेसाइड नहीं कर सकते हैं, फिर प्रेसिडेंट किसी को नॉमिनेट करेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। When the vacancy of the office of during the vacancy of office of speaker or deputy speaker, the member to preside over the house is appointed by the president. This is also correct. तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका 1, 3 and 4 ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट पता है क्या, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ लेते हैं तो लॉजिकली ये आपके दिमाग में फिट हो जाता है। एनीवेज, आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं। adjournment motion terminates the session of the house। तो दोस्तों ये गलत है। एडजर्नमेंट क्या होता है, सीटिंग ऑफ द हाउस को कुछ टाइम के लिए ये आपका टर्मिनेट कर देती है। एडजर्नमेंट ये सीटिंग ऑफ द हाउस को कुछ टाइम के लिए ख़त्म कर देती है, जैसे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। और एक होता है एडजर्नमेंट सीने डाई। तो एडजर्नमेंट सीने डाई जो है ये भी आपके सीटिंग ऑफ द हाउस को ही समाप्त करती है। एडजर्नमेंट सीने डाई क्या करती है, सीटिंग ऑफ द हाउस को समाप्त कर देती है, लेकिन दोबारा जो सीटिंग कब होगी ये नहीं बताती है, दोबारा सीटिंग कब होगी ये नहीं बताती है, ठीक है। और एडजर्नमेंट सीने डाई के 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद प्रेसिडेंट फिर क्या करते हैं, हाउस को प्रोरोग कर देते हैं, ठीक है। तो अब फिर क्या होता है, प्रोरोगेशन से सेशन जो है हाउस का वो खत्म होता है।
हाउस खत्म होगा प्रोरोगेशन से ही, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी मतलब सेशन जो है हाउस का वो खत्म होगा प्रोरोगेशन से ही, सेशन एडजर्नमेंट से नहीं खत्म होगा। एडजर्नमेंट से सीटिंग खत्म होती है। एडजर्नमेंट दो टाइप के होते हैं, एक एडजर्नमेंट ऐसा कि 2 घंटे के बाद मिलते हैं, 3 घंटे के बाद मिलते हैं, 1 दिन के बाद मिलते हैं, 2 दिन के बाद मिलते हैं, 1 हफ्ते के बाद मिलते हैं, तो ये हो गया नॉर्मल एडजर्नमेंट। और एक होता है एडजर्नमेंट सीने डाई, यानी एडजर्नमेंट विदाउट टेलिंग यू द डेट ऑफ रिकन्वेंशन ऑफ द मीटिंग। तो और एडजर्नमेंट सीने डाई से भी लेकिन खत्म हो रहा है सीटिंग ही, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो प्रोरोगेशन कर देते हैं, ठीक है। एडजर्नमेंट सीने डाई के 2-3 दिन बाद प्रेसिडेंट जो है प्रोरोग कर देते हैं, और प्रोरोगेशन से सेशन ऑफ द हाउस खत्म हो जाता है, जैसे विंटर सेशन या फिर बजट सेशन, ये खत्म हो जाता है प्रोरोगेशन से। प्रोरोगेशन इशू करते हैं प्रेसिडेंट, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। Anyway, the maximum gap between two sessions of parliament cannot be more than 6 months. तो दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल टोटली करेक्ट है। इसीलिए साल में कम से कम 2 सेशंस हो ही जाते हैं, वैसे 3 सेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए, प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स अ सिटिंग एंड ऑल्सो अ सेशन ऑफ द हाउस, बिल्कुल सही बात है। प्रोरोगेशन से सीटिंग और सेशन दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट इश्यूज द नोटिफिकेशन फॉर एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस। देखिए, एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस कौन करेगा? स्पीकर करेगा। और प्रेसिडेंट क्या करेगा? वो प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस करेगा, ठीक है। एडजॉर्नमेंट का मतलब कि सीटिंग समाप्त हो रही है, प्रोरोगेशन का मतलब क्या है? सीटिंग और सेशन दोनों समाप्त हो गई। और प्रोरोगेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 9th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 ओनली। आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द लैप्सिंग बिल ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा एंड पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स। देखिए, मैं आपको सीधी कहानी बताता हूँ, सिर्फ 2 ही बिल लैप्स नहीं करते हैं। अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है तो जितने भी बिल लोकसभा में हैं, जितने भी बिल राज्यसभा में हैं, सब के सब लैप्स हो जाते हैं। चाहे लोकसभा से ओरिजिन होकर राज्यसभा में गया हो, राज्यसभा से ओरिजिन होकर लोकसभा में गया हो, लोकसभा में से ही स्टार्ट हुआ हो, कहीं नहीं गया हो, राज्यसभा से ही स्टार्ट हुआ, कहीं नहीं गया हो, ये सारे के सारे जो है बिल जो है वो समाप्त हो जाते हैं। बस 2 बिल समाप्त नहीं होते हैं। एक वो बिल जो कि लोकसभा राज्यसभा से दोनों से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास गए हो, बस उसके एसेंट का वेट करें प्रेसिडेंट के, तो ये लैप्स नहीं करता है। दूसरा क्या कि जो बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए से पास हो गए हो, प्रेसिडेंट ने भेजा हो रिकंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट ने भेजा हो रिकंसिडरेशन के लिए, तो वो भी बिल आपका लैप्स नहीं करता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए। तो पहला तो स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा देखिए, अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउस बट रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस डज नॉट लैप्स, बिल्कुल सही बात है। दोनों हाउस ने पास कर दिया लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा हो, तो ये बिल लैप्स नहीं करेगा। फिर देखिए, अ बिल डज नॉट लैप्स इफ इट इज पेंडिंग इन द लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू इट बाय राज्यसभा। देखिए, लोकसभा में पेंडिंग है और इसको राज्यसभा से पास करके भेजा गया है, ये सब लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। फिर देखिए, अ बिल सेंट फॉर द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट लैप्सेस, नहीं, जो बिल भेज दिया गया है यानी लोकसभा राज्यसभा से दोनों से पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, बस प्रेसिडेंट के एसेंट का वेट कर रहा है, वो लैप्स नहीं करेगा दोस्तों, इट डज नॉट लैप्स। तो 10th का राइट आंसर क्या हो गया? सिर्फ 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन 11th देखते हैं दोस्तों। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द कोरम। तो कोरम के रिस्पेक्ट में हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो कोरम क्या है? कोरम इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ हाउस मेंबर्स है जिनके प्रेजेंट होने के बाद ही बिजनेस होगा, जो हाउस है उसका बिजनेस होगा। तो मैक्सिमम नंबर नहीं, इट इज अ मिनिमम नंबर। 1 इज ए इज इनकरेक्ट। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द कोरम। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोरम नहीं होता तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर या चेयरमैन, वो क्या करते हैं? हाउस को सस्पेंड, मीटिंग को सस्पेंड कर देते हैं या फिर एडजर्न कर देते हैं आपके सीटिंग को। तो एनीवेज बी इज करेक्ट आंसर। सी देख लीजिए, इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ बिजनेस एटलीस्ट 170 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 90 मेंबर्स इन राज्यसभा शुड बी प्रेजेंट। देखिए ना, 10% होता है, 10%, यानी लोकसभा में मिनिमम होने चाहिए 55 मेंबर्स ताकि फॉर कोरम, और राज्यसभा में मिनिमम होने चाहिए 25 मेंबर्स फॉर कोरम, ना कि ये 170। और इतने लोग तो कितने ही बहुत कम मीटिंग में आते हैं दोस्तों, तो कोई भी मीटिंग में कोरम ही पूरा नहीं होगा। फिर देखिए, द कोरम इज 2/3, गलत, कोरम इज ओनली 10%, 10% इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है।
तो 11th का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन 12 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू वोटिंग इन द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मेंबर्स ऑफ द हाउस कैन नॉट चैलेंज द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर ऑन द डिसीजन ऑफ ए क्वेश्चन पुट ऑन वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए सीधी सी बात है, जो स्पीकर है वो कोई भी बात जैसे डिसीजन हो गया, ठीक है, तो फिर उसको सबसे पहले क्या रखते हैं? वॉइस वोट के लिए रखते हैं, ठीक है। और वॉइस वोट करके रख करके कोई डिसीजन, वॉइस वोट के आधार पर स्पीकर ने कोई डिसीजन ले लिया, तो जो आपका जो मेंबर्स हैं वो इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब ये वॉइस वोट के लिए रखा जाएगा तो इस जो मेंबर्स हैं इसको चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। चैलेंज करने के बाद जो है आपका फिर से स्पीकर उसको रखेंगे वॉइस वोट पर, फिर से मेंबर्स उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से स्पीकर इसको रखेंगे इस वोट के लिए और फिर से इस जो मेंबर्स हैं उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस के चैलेंज के बाद क्वेश्चन को री इंट्रोड्यूस करने के लिए 3.5 मिनट का 3.5 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए बीच में, ठीक है। जैसे स्पीकर ने किसी क्वेश्चन को रखा हाउस के सामने, हाउस ने कुछ भी बोला कि हाँ ठीक है, और स्पीकर मान लिए कि हाँ ये डिसीजन पास हो जाता है, इसको मेंबर्स चैलेंज कर देंगे, ठीक है। मेंबर्स जब चैलेंज किए तो स्पीकर इसको फिर से हाउस के सामने रखेगा, ठीक है। 3.5 मिनट के बाद 3.5 मिनट के बाद फिर से हाउस पे रखेगा। फिर मान लीजिए स्पीकर ने डिसाइड किया कि हाँ हाउस का ये फैसला है, जो मेंबर्स हैं वो इसको फिर से चैलेंज कर सकते हैं और फिर इसको जो है प्रॉपर इसका वोट कराया जाएगा, यानी कि या तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है उसके थ्रू या फिर आपका बैलेट के थ्रू, ठीक है। यानी वॉइस वोट से अब मामला तय नहीं होगा, 2 बार चैलेंज कर दिया गया स्पीकर के डिसीजन को, तो ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ चैलेंज ऑन द डिसीजन ऑफ स्पीकर द क्वेश्चन इज री इंट्रोड्यूस्ड अगेन आफ्टर लैप्स ऑफ 3 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो यही सब इसका प्रोसीजर है दोस्तों। बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, 2 नंबर। 1 नंबर तो गलत है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस में अगर स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज ही नहीं किया जा सकता है तो फिर सेकेंड वोटिंग क्यों होगी, या फिर मतलब वॉइस वोटिंग के अलावा फिर जो ये आपका बैलेट से वोटिंग ही क्यों होगी फिर तो पहला स्टेटमेंट गलत है। 12th का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। आइए 13th क्वेश्चन में देखते हैं। विथ रेफरेंस टू क्वेश्चन आवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इन ए स्टार्ट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी फॉलोड। स्टार्ट क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर देना रहता है ओरली, तो जब ओरली कोई आंसर दे रहा है तो आप दोबारा उससे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 15 डेज, ये गलत है। जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है दोस्तों उसको पूछा जाता है बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज, ये बात याद रखिएगा, तो दूसरा गलत है। एन अनस्टार्ड क्वेश्चन रिक्वायर्स अ रिटेन आंसर, बिल्कुल अनस्टार्ड क्वेश्चन का आंसर जो मिनिस्टर होते हैं वो रिटेन में दे देते हैं और इसीलिए इसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जब रिटेन में दे दिए वो रिटेन में आते रहेगा आंसर, मतलब आपने क्वेश्चन पूछ दिया और वो आंसर अब आते रहेगा, ठीक है, रिटेन में, तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उससे कहाँ ही पूछ पाएंगे, तो 3rd इज राइट। फिर 4th देखिए, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इट्स अलॉटेड फॉर क्वेश्चन आवर, ये बिल्कुल सही बात है। जो फर्स्ट आवर होता है कि कोई भी पार्लियामेंट्री सिटिंग का वो क्वेश्चन आवर के लिए ही स्लॉटेड रहता है, ठीक है। और इसी दौरान आप यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं सारे, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 13th का राइट आंसर क्या हो गया? 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 0 आवर इज एन इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल विद द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही बात है। 0 आवर जो है वो इंडिया का इनोवेशन है दोस्तों, और ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है, इट इज़ नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, ठीक है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। फिर देखिए, नो डिस्कशन ऑफ मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक कैन टेक प्लेस अनलेस अ मोशन इज मेड, ये बिल्कुल सही बात है। कोई भी डिस्कशन करने के लिए जनरल पब्लिक के मैटर पर आपको एक मोशन लाना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 इज करेक्ट। 3 देखिए, कॉल इन ऑर्डर टू कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर टू ए मैटर ऑफ पब्लिक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एडजॉर्नमेंट मोशन इज यूज। देखिए अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए क्या कर रहे हैं आप? अटेंशन कॉल कर रहे हैं,
अटेंशन कॉल कर रहे हैं, एकदम इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर के लिए आप क्या करें, अटेंशन कॉल कर रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। फिर देखिए इसको क्या बोला जाएगा, कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो ये तीसरा आपका गलत है, ये इसको एडजर्नमेंट मोशन नहीं कहा जाएगा। फिर देखिए कॉलिंग अटेंशन मोशन इज यूज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस ऑन ए डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। याद रखिएगा, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए अटेंशन कॉल करना है तो उसको बोलेंगे कॉलिंग अटेंशन मोशन। याद रखिए, डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको बुलाना होगा एडजर्नमेंट मोशन। और एडजर्नमेंट मोशन के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए उस मोशन को ही एडमिट करने के लिए। मोशन पर वोट होगा तो मोशन डिफीट होगा या एक्सेप्ट होगा वो नहीं, या जीतेगा वो अलग बात है, लेकिन मोशन को एक्सेप्ट करने के लिए, उस पर डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बट दिस इज कॉल्ड एडजर्नमेंट मोशन, ना कि कॉलिंग अटेंशन मोशन। याद रखिएगा, और डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पर होगा एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस जिसके लिए अटेंशन कॉल करना है, मिनिस्टर्स का ध्यान आकर्षित कराना, तो उसको बोलेंगे कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो एनीवेज 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। देखिए, कॉलिंग अटेंशन मोशन इज यूज टू कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर टू ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। और ये एडजर्नमेंट मोशन नहीं है, एडजर्नमेंट मोशन इज यूज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस, ठीक है। यहाँ अटेंशन पूरे हाउस का चाहिए, एक मिनिस्टर का नहीं, ऑन ए डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। याद रखिए, डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, इट नीड्स 50 मेंबर सपोर्ट, 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए इसमें। एंड इट इज कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, और ये क्या करता है, इंटरप्ट कर देता है नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस को, जो हाउस का नॉर्मल बिजनेस है वो इंटरप्ट हो जाती है इसके कारण। इन सब चीज़ों को दोस्तों गहराई से सुनिए, ध्यान रखिए एकदम, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और आपको गलत नहीं करना है। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। यहाँ एडजर्नमेंट मोशन से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। तो इट कैन कवर मोर देन वन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। मैंने आपको क्या बोला, एडजर्नमेंट मोशन किया जा सकता है अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी डेफिनिट मैटर के लिए। डेफिनिट मैटर यानी मोर देन वन नहीं, एकदम सिंगल एक मैटर होना चाहिए, ठीक है। तो मोर देन वन मैटर को ये कवर नहीं करेगा, इस गलत कर दिए। फिर देखिए, इट कैन ऑल्सो बी फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स। दोस्तों डेफिनिट मैटर यानी कि जनरल टर्म्स में इसको फ्रेम नहीं किया जा सकता, इसको स्पेसिफिक टर्म्स में फ्रेम करना है, इसको हमेशा स्पेसिफिक टर्म्स में। ये सब कीवर्ड्स हैं दोस्तों इससे एसोसिएटेड, इसको आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो इट कैन ऑल्सो बी फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स, नहीं, इट कैन बी फ्रेम्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, गलत है। तीसरा देखिए, क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज कैन नॉट बी रेज्ड इन दिस मोशन। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज जो है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के क्वेश्चन को रेज नहीं किया जा सकता है एडजर्नमेंट मोशन में, ठीक है। फिर देखिए, अ मैटर अंडर द, तो ये सही हो गया बेसिकली, ये तो सही स्टेटमेंट है। फिर देखिए, अ मैटर अंडर द एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट कैन नॉट बी रेड, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी प्रिविलेज का क्वेश्चन नहीं उठाना है। कोई कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है उसको एडजर्नमेंट मोशन में नहीं लाना है, क्योंकि उसको कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, इनकरेक्ट ढूंढ रहे थे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर डी 1 and 2 ओनली इज द इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट एंड हेंस द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन 16 देखते हैं। देखिए, सेंसर मोशन नीड नॉट टू स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन इन द लोकसभा। दोस्तों ऐसा नहीं है, सेंसर मोशन को जो है अपना रीजन बताना होगा, ठीक है। सेंसर मोशन नीड्स टू स्टेट द रीजन, सेंसर मोशन नीड्स टू स्टेट द रीजन, ठीक है। और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, यहाँ कोई भी रीजन बताने की जरूरत नहीं है, ये मतलब जनरली भाई लोग ये गवर्नमेंट से खुश नहीं है, तो इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। सेंसर मोशन में ये नहीं, आपको रीजन बताना होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, बिल्कुल सही बात है। जो सेंसर मोशन है और नो कॉन्फिडेंस मोशन है, सेंसर मोशन में जो है रीजन बताना जरूरी है, रीजन बताना जरूरी है, और यहाँ रीजन बताना जरूरी नहीं है। सेंसर मोशन जो है किसी वन मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है, लेकिन ये वन मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं लाया जा सकता है दोस्तों, ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है। ये वन मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी अगेंस्ट लाया जा सकता है। बट नो कॉपरेस
नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही लाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। थर्ड देखिए, सेंसर मोशन इज मूव्ड फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शन। सेंसर मोशन जो है बताया ना, इसका रीजन बताना जरूरी है, यानी कि ये स्पेसिफिक पॉलिसीज और एक्शन के रिस्पेक्ट में लाया जा सकता है सेंसर मोशन। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आपका कॉन्फिडेंस असर्टेन करने के लिए, यानी कि सरकार में कॉन्फिडेंस बचा है कि नहीं एमपीज का, इसके लिए लाया जा सकता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पॉलिसीज या एक्शंस जरूरी नहीं, जनरली गवर्नमेंट से अब एमपीज खुश नहीं है, इस बात के लिए लाया जा सकता है। तो एनीवे थर्ड इज ऑल्सो राइट। तो 16th का राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 17 देखते हैं दोस्तों। With reference to the motions, consider the following statements. Not passing the motion of thanks in the house amounts to defeat of the government. ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज जो है वो स्पीच में बताते हैं, अपने स्पीच में बताते हैं, और उसके बाद एक मोशन ऑफ थैंक्स, प्रेसिडेंट के स्पीच के लिए मोशन ऑफ थैंक्स को पास करना एकदम मैंडेटरी है। अगर ये पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है, ऐसा समझ लीजिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा देखिए, मोशन ऑफ थैंक्स इज ए यूनिक फीचर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये गलत है दोस्तों, मोशन ऑफ थैंक्स यूनिक फीचर नहीं है। ये ब्रिटेन में एक स्पीच फ्रॉम थ्रोन आता है, स्पीच फ्रॉम थ्रोन, यानी वहाँ का मोनार्क भी एक भाषण देता है। ठीक है, तो उसी के जैसा ही है ये। ठीक है, तो ये यूनिक फीचर नहीं है। फिर तीसरा देखिए, द स्पीकर इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ हाउस और ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल अलॉट्स डे फॉर द डिस्कशन ऑफ द नो डे येट नेम्ड मोशन। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ कॉजेज जो होते हैं उसको स्पीकर अडॉप्ट कर लेता है कि इस पर डिस्कशन होगा। ठीक है, और लेकिन उसके लिए कोई दिन निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नो डे येट नेम्ड, नो डे येट नेम्ड मोशन। ठीक है, और उसके लिए जो डेट निर्धारित करने का काम है वो हाउस के रिकमेंडेशन पर या बिजनेस एडवाइजरी कमिटी से बात करके कर ली जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, जनरल स्टेटमेंट भी है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 and 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन 18 देखते हैं। देखिए, अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड व्हेन नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर नॉट फॉलोड इन द हाउस। बिल्कुल सी बात है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर तब लाया जाता है जैसे हाउस में डिसऑर्डर हो गया। डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि जो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो जो हाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ काम नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, हाउस के रूल्स कहीं पर भी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या लाया जाता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया जाता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर देखिए, अब द पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैन ऑल्सो रेज अ क्वेश्चन विच इज नॉट इन द कॉग्निजेंस ऑफ स्पीकर। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पीकर ही रूल को मेंटेन कराने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा मामला जो स्पीकर के अधीन आता ही नहीं है, स्पीकर के जो मैटर अधीन नहीं आता है, उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, इसके लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया जा रहा है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है स्पीकर के अधीन का मामला है, स्पीकर ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए अधिकृत है। ठीक है, तो अगर स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के बाहर का कोई चीज़ है उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज नहीं किया जाएगा, बस ये समझ लीजिए। फिर थर्ड देखिए, इट कैन नॉट सस्पेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका गलत है कि जैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज होगा तो जो हाउस की नॉर्मल प्रोसीडिंग्स है वो सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, हाउस की नॉर्मल, क्योंकि हाउस जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा था, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया गया, तो फिर हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है वो सस्पेंड हो जाती है। फिर देखिए, नो डिबेट इज अलाउड ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये बात बिल्कुल सही है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर डिबेट नहीं होता है, सीधे वोटिंग होती है। ठीक है, तो 18th का राइट आंसर क्या हो गया? 1 and 4, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे पार्लियामेंट से रिलेटेड वर्ड्स हैं। जैसे सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है? सब्सटैंटिव मोशन बहुत बड़ा मोशन होता है
जैसे कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट वगैरह के से रिलेटेड अगर मोशन है तो उसको बोलेंगे सब्सटैंटिव मोशन, ठीक है। इट इज डीलिंग विथ मैटर्स लाइक इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो बिल्कुल सही बात है, सब्सटैंटिव मोशन। फिर देखिए सब्सटीट्यूट मोशन क्या होता है दोस्तों। सब्सटीट्यूट मोशन होता है, वो होता है जो ओरिजिनल मोशन के जगह पर आ रहा हो, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट मोशन क्या होता है, जो ओरिजिनल मोशन के जगह पर आ रहा हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विच सुपरसीड्स द ओरिजिनल मोशन, तो बी का क्या हो गया, 4 हो गया। सब्सिडियरी मोशन क्या होता है, देखिए सब्सिडियरी मोशन होता है कि ये किसी एक मोशन में कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए या कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए लाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल मोशन है, यानी जैसे सब्सटैंटिव मोशन हो गया, एक सब्सटैंटिव मोशन इसके एडिशन में ही आ सकता है ना सब्सिडियरी मोशन, क्योंकि ये एक ओरिजिनल मोशन मोशन में कुछ चेंज लाने के लिए हो रहा है। तो मोशन बाय इट सेल्फ हैज नो मीनिंग, इस सब्सिडियरी मोशन का खुद का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये किसी दूसरे मोशन में कुछ चेंजेज वगैरह प्रपोज कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर जिस मोशन में चेंज वगैरह प्रपोज करा उस मोशन को हटा दिया जाए तो सब्सिडियरी मोशन का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। सब्सिडियरी मोशन का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो सब्सिडियरी मोशन किसी दूसरे मोशन के रिस्पेक्ट में आता है, इसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ठीक है, कंगारू क्लोजर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एक बिल है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो उसके बस मेन प्रोविजंस पर चर्चा की जाती है और उस पर वोटिंग कराई जाती है, और बीच बीच वाले बहुत सारे प्रोविजंस को वो ऐसे ही एडॉप्टेड मान लिया जाता है, ठीक है, पास्ड मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कंगारू क्लोजर। कंगारू कैसे उछल उछल करके जाता है, एक यहाँ से उछला यहाँ गया, यहाँ से उछला यहाँ गया, तो बीच वाला सब ऐसे ही कवर हो गया, तो बीच वाले सारे प्रोविजंस पर डिबेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया कंगारू क्लोजर। तो डी का क्या हो गया, इंटरवेनिंग क्लाउजेज आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज पास्ट, बिल्कुल। तो डी का हो गया 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, फाइनेंशियल बिल्स आर दोज बिल्स दैट डील विथ फिजिकल मैटर्स, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। फाइनेंशियल बिल 3 टाइप के होते हैं, ये बात याद रखिएगा। फाइनेंशियल बिल में एक होता है मनी बिल, जिसकी चर्चा होती है आर्टिकल 110 में। फिर एक होता है फाइनेंशियल बिल 1, जिसकी बात होती है आपके आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में। और एक होता है फाइनेंशियल बिल 2, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 2 इसकी चर्चा होती है आपकी आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में, ठीक है। अब क्या है नहीं है ये सब का प्रोविजंस हम लोग देखते रहेंगे, समझते रहेंगे आगे आगे चल करके, बट इसको समझ लीजिए कि फाइनेंशियल बिल 3 टाइप के होते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। देखिए मनी बिल तो फाइनेंशियल बिल हो गया क्योंकि ये फाइनेंशियल बिल का एक टाइप हो गया, लेकिन हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होगा, हर मनी बिल फाइनेंशियल बिल होगा। देख लीजिए हर मनी बिल फाइनेंशियल बिल होगा, लेकिन हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होगा। फाइनेंशियल बिल में से कुछ मनी बिल होगा और कुछ जो फाइनेंशियल बिल 1 होगा, कुछ फाइनेंशियल बिल 2 होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स, तो ये गलत हो गया ना, ओनली सम फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स। फिर ठीक है, अ सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर इज रिक्वायर्ड व्हेन मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू लोकसभा। दोस्तों लोकसभा में तो वो ओरिजिनेट ही हो रहा है, ठीक है। लोकसभा से जब उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, ठीक है, तब वहां पर स्पीकर का सर्टिफिकेट लगा हुआ होना चाहिए कि ये बिल जो है ये मनी बिल की तरह इसको ट्रीट किया जाए, ठीक है। लोकसभा में ट्रांसमिट कौन कर रहा है, लोकसभा में तो वो स्टार्ट ही हो रहा है, मनी बिल स्टार्ट्स इन लोकसभा, ठीक है, आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मनी बिल इज स्टार्टिंग इन लोकसभा एंड इट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा। तो व्हेन मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा देन सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर इज रिक्वायर्ड, ये बताने के लिए कि ये बिल जो है वो मनी बिल है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है दोस्तों। तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली करेक्ट हो गया इसका। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है, एडिशनल ग्रांट्स है, एक्सेस ग्रांट्स है और एक्सेप्शनल ग्रांट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके जो नॉर्मल ग्रांट्स हो गए, यानी स्टैट्यूटरी और डिस्क्रिशनरी, उसके बियॉन्ड है, ठीक है। यानी बजट में जितना अनाउंस किया गया कि इस मद में इतना ग्रांट जाएगा, उसके एक्स्ट्रा में ग्रांट्स के कई तरीके हैं। जैसे हो गया सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होता है ग्रांटेड अमाउंट इनसफिशियंट फॉर दैट ईयर। मान लीजिए कि किसी मद में
किसी प्रोविजन के लिए जो उस साल के लिए अमाउंट फिक्स की गई थी, उस साल के लिए जो अमाउंट फिक्स की गई थी वो इनसफिशिएंट था, तो फिर उसको सप्लीमेंट किया जाएगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट से। तो एक हो गया 2। फिर देखिए एडिशनल ग्रांट्स क्या है, फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विसेज। मान लीजिए कि जब बजट के टाइम में कुछ सर्विसेज जो है बाकी रह गई थी, तो वो न्यू सर्विसेज के लिए जो एडिशनल एक्सपेंडिचर जो होगा उसके लिए ग्रांट किया जाएगा एडिशनल ग्रांट। तो 2 का हो गया 3। फिर देखिए एक्सेस ग्रांट क्या होता है, एक्सेस ग्रांट होता है मनी स्पेंट इन एक्सेस अगेंस्ट द अमाउंट ग्रांटेड। जो ग्रांट किया गया था उससे अगर एक्सेस स्पेंड किया गया है तो उसको फिर एक्सेस ग्रांट के तहत कवर किया जाएगा। तो सी का हो गया 1। और एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है, ठीक है, एक्सेप्शनल ग्रांट, ठीक है, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जिसका प्रोविजन नहीं होता, नॉट पार्ट ऑफ करंट सर्विस और एनी फाइनेंशियल ईयर, तो इसको बोला जाएगा एक्सेप्शनल ग्रांट। तो डी का हो गया 4। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब जैसे आप बुक पढ़ करके आएंगे तो आपको जो भाषा है वो पकड़ में आएगी, ठीक है, कि एक्सेप्शनल ग्रांट के लिए कौन सी भाषा लिखी गई थी, मतलब भाषा का मतलब इंग्लिश भाषा नहीं, कौन कौन से किस टाइप के वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे आप एक्सेप्शनल ग्रांट में आप ये बोल सकते हैं ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड, ठीक है, बट ये ऐसी भाषा में लिखा ही नहीं गया है, ऐसी अनएक्सपेक्टेड डिमांड इसकी कोई बात ही नहीं की गई, तो फिर आप इसको क्यों लेंगे। तो डी का हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसका 21 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक क्वेश्चन 22 देखते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऐसा होता है क्या, अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को नहीं दी गई है। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी प्रोविजंस ऑन इन फंडामेंटल राइट्स एज दे आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी गलत है दोस्तों, पार्लियामेंट कैन अमेंड सम प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, लेकिन इस अमेंडमेंट के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, और सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। तो दूसरा भी गलत है। तीसरा देखिए, मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल दोस्तों, जो वेलफेयर स्टेट है ये इसका मैंडेट है, इसको केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने वेलफेयर स्टेट को मान लिया था कि ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 ओनली। वेलफेयर स्टेट होना, सोवरेंटी, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, फिर बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, ठीक है, ये सारा कुछ क्या है, या फिर जुडिशियल रिव्यू का पावर, ये सब कुछ आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर को अलग अलग आपके जजमेंट्स में बताया है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें से कि वेलफेयर स्टेट जो है, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, ये भी इसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर माना है अंडर द केशवानंद भारती केस। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। When there is a scarcity of the goods in any part of India, the parliament can give preference to one state over the other. देखिए, ट्रेड वगैरह से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन लगाने में जो पार्लियामेंट है वो रेस्ट्रिक्शन लगा तो सकती है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन ऐसा किसी रेस्ट्रिक्शन लगाने में वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट के बदले में, ठीक है, रिस्पेक्ट में प्रेफरेंस नहीं दे सकती है, ठीक है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के रिस्पेक्ट में प्रेफरेंस नहीं दे सकती है। लेकिन अगर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स होगा, इस बात को पकड़ लीजिए, अगर जनरली लिखा हुआ स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, इस बात को हटा करके लिखा गया हो कि जो पार्लियामेंट है वो आपका प्रेफरेंस दे सकती है एक स्टेट को ओवर द अदर, तो फिर वो गलत हो जाएगा। लेकिन स्कार्सिटी ऑफ, जब भी किसी गुड्स का स्कार्सिटी हो, ठीक है, उस केस में पार्लियामेंट जो है वो एक स्टेट को प्रेफरेंस दे सकती है, ठीक है। तो व्हेन देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ द गुड्स इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, द पार्लियामेंट कैन गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर द अदर। ये बात बिल्कुल आपका सही है। देखिए,
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स कैन बी इम्पोज बाय स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट एनी प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये गलत है दोस्तों। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन ऐसे किसी भी लॉ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, पहले से ही उसको प्रेसिडेंट का सैंक्शन चाहिए। ठीक है, फिर देखिए द स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन पब्लिक इंटरेस्ट, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के प्रीवियस सैंक्शन के बाद। तो एनीवेज, तो 23 का राइट आंसर क्या हो गया? वो ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इन इंडिया व्हेन कैन द पार्लियामेंट मेक लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड? टोटल 5 तरीके हैं जिसमें पार्लियामेंट स्टेट के फील्ड में, यानी स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा तरीका है? अगर राज्यसभा 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर के साथ ये पास कर दे, आपका रिजोल्यूशन पास कर दे, तो फिर पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है स्टेट सब्जेक्ट्स में, भी बिल्कुल सही है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान बना सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर 2 या 2 से अधिक स्टेट अगर रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट को तो भी लॉ बना सकते हैं, ये भी सही है। फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए भी बना सकती है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज के लिए भी बना सकती है। ठीक है, और फिर आपका बना सकती है प्रेसिडेंट रूल के दौरान बना सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5 प्रोविजंस। तो खैर 1, 2, 3 तीनों यहाँ पर सही है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। टर्म्स ऑफ ऑफिस राज्यसभा के मेंबर का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि इसके रिगार्डिंग जो है पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। पार्लियामेंट क्या करेगी? इसके रिगार्डिंग लॉ बनाएगी। ठीक है, और इसी के लिए फिर पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो कि निर्धारित करती है कि राज्यसभा के मेंबर्स का जो टर्म होगा वो 6 ईयर्स होगा। आरपीए 1951 ये निर्धारित करती है कि राज्यसभा के मेंबर्स का जो टर्म होगा वो 6 ईयर्स होगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर देखिए द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन एबोलिश्ड इन इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है। हर 10 साल में आपको पता था कि SC, ST और एंग्लो इंडियंस, इनका जो रिजर्वेशन है लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और विधानसभा वगैरह में, ठीक है, उसको एक्सटेंड किया जाता है भाई हर 10 साल में 10-10 साल के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो 104th अमेंडमेंट आया, ठीक है, इसमें SC और ST का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया फॉर 10 ईयर्स, बट एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को एक्सटेंड नहीं किया गया। 2 इज करेक्ट। 3 देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा। देखिए दोस्तों, इलेक्शन ऑफ लोकसभा के केस में हम लोग 2 टाइप का इलेक्शन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। एक होता है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन और एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है ये मैं आपको कभी मन करेगा तो समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल मन नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि जो टेरिटोरियल आपका रिप्रेजेंटेशन है वो फॉलो होता है लोकसभा में, और राज्यसभा के लिए यूज होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में होता है बेसिकली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, यानी कि जिसने भी सबसे ज़्यादा वोट लाया, ठीक है, उसको वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जिसको भी जितना भी % वोट मिला हो उसके आधार पर सभी को कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ठीक है, लेकिन टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में जो सबसे ज़्यादा वोट लाए वो तो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और बाकी सब कितने भी वोट लाए हों वो लोग को कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो लोकसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो 3rd गलत है। 25 का राइट आंसर क्या हो गया? 1 and अच्छा, यहाँ इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 ओनली, क्योंकि 3 ही यहाँ पर इनकरेक्ट है, 1 और 2 तो करेक्ट है। आइए दोस्तों, अब ये देखिए, ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इसको आप आंसर करेंगे। ठीक है, विथ रेफरेंस टू डिस्क्वालिफिकेशंस इन द आरपीए 1951 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट,
ठीक है, पर्सन मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 or more years. Final authority of making decisions regarding disqualification of member of parliament is with speaker of लोक सभा। तो ये देखिए, ये क्या आरपीए का प्रोविजन यही है डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, या इसमें से कोई जो है आर्टिकल 102 के तहत तो नहीं है, या फिर इसमें से कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत तो नहीं है। बस ये आपको छांट लेना है। और अगर 102 के तहत नहीं है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नहीं है, सिर्फ आरपीए के तहत है ये सारा डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसको आप करेक्ट कर दीजिए जो जो प्रोविजन है, और फिर आप राइट आंसर मार्क कर दीजिए। प्लीज़ ट्राई टू गिव अ डिटेल्ड आंसर, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल यू। डिटेल्ड आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों, इस आपके पार्लियामेंट वाले सेक्शन में 26 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, विच वी विल डिस्कस टुमारो। और आप मेरे चैनल CSC विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।